हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो एनसीईआरटी की हमारी लेक्चर सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम 9th क्लास की एनसीईआरटी को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसके तीसरे अध्याय पर अभी चल रहे हैं। तो तीसरा अध्याय जो है, जैसा कि आपको मैंने पिछली बार बताया था कि गति को हम थोड़ा सा अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गति में हम थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा तीसरा अध्याय जो है, उसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको आज हम खत्म कर दें ताकि हम 3 अध्याय पूरी तरह से समाप्त कर पाएं। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूं ये लेक्चर सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। इसमें अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई समस्या है, कोई चीज ऐसी है जो आपके समझ के बाहर है, तो आप कृपया बिल्कुल भी बेधड़क कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल करना भी आपके लिए संभव है, वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखिए, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर आगे का कोई प्रश्न पूछेंगे तो कई बार मैं आपको ये कहकर उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरा उत्तर उसमें यह भी हो सकता है कि आने वाली क्लासेस में यह आएगा। तो आप जो है अभी सब्र रखिए, थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि हम अभी 9th क्लास से हमने शुरू किया है, जो कि बहुत छोटी क्लास है। एक छोटी क्लास से शुरू किया है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टॉपिक्स हैं उनमें जटिलता और उसमें कितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले, शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई 31 अगस्त को हमारा P2I बैच शुरू होने वाला है अगला। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए आदर्श बैच है। एजे लाइव कोड लगाइए, उसको लगाकर आपको यहां पर लिखा हुआ है 27,999, लेकिन इससे कम में आप जोड़ सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो अभी एक ऑफर चल रहा है, क्रिएटिव में 27,999 है, लेकिन कुछ फैकल्टी कोड पर यह 25,999 का मिल जाएगा। तो एजे लाइव कोड उनमें से एक है, 25,999 का आपको वहां पर मिल जाएगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें और सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो आपको दी गई सारी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, अब चलते हैं हमारी किताब पर और देखते हैं कि पिछली क्लास में हम कहां पर थे और आज हमें कहां पर जाना है। तो यहां तक हम कर चुके थे। अगर मैं 9th क्लास के इस 3rd चैप्टर की बात करूं तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा की बात हम कर चुके थे। यहां तक हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो निर्धनता है या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, उनका प्रभाव सब पर बराबर नहीं पड़ता। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनका सामाजिक अपवर्जन होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, और माफ कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा खतरे में भी रहते हैं कि अगर कुछ भी समस्या हो गई तो वो लोग, अभी हो सकता है निर्धन ना हो, लेकिन निर्धनता के जाल में वो लोग फंस सकते हैं। इस खतरे में ये लोग रहते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम चलते हैं, अब मैं अपना लेक्चर नंबर भूल गया हूं यार, कौन सा लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है भाई, 8वां लेक्चर है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको लेक्चर 8 लिख देते हैं। और अगर ये नंबर गलत हो तो कोई बात नहीं, आगे जाके वैसे भी मैं लेक्चर नंबर में भूल ही जाता हूं, तो लेक्चर 8 मान के चलते हैं। ठीक है, तो आज हम जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे गौर करेंगे वो है निर्धनता को नापना। ठीक है, निर्धनता को नापना अपने आप में बड़ा एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है कि भाई निर्धनता जो है ये देश में है तो सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत में निर्धनता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं कहेगा कि भारत में निर्धनता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यार भारत में कितनी निर्धनता है, कितने लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, तो यार ये तो नापना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। क्योंकि भाई निर्धनता का आधार आप किसे मान रहे हो? क्या आप आय को आधार मान रहे हो? क्या आप व्यय को आधार मान रहे हो? क्या आप किस तरह के घर में वो लोग रहते हैं इसको आधार मान रहे हो? क्या आप शिक्षा स्तर को आधार मान रहे हो? क्या आप स्वास्थ्य को आधार मान रहे हो? बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर सकता है। तो इसके पैरामीटर जो हैं उन पर हमेशा से विवाद रहा है। लेकिन निर्धनता का मापन बहुत जरूरी है। भाई अगर मान लीजिए सरकार को निर्धन लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनानी है, देखिए आमतौर पे अगर एकदम क्रूडली देखा जाए तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें यही तो करती है कि भाई जो लोग धनी हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है। उनके लिए सरकार जो है एक ठीक ठाक माहौल बना के देती है, कानून व्यवस्था ठीक रखती है, थोड़ा सड़क हाईवे बना देती है कि आप भाई अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो लोग निर्धन हैं उनको तो सरकार बहुत तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करती है, चाहे वो निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क स्वास्थ्य हो, निःशुल्क अनाज हो, ये सारी चीजें सरकार जो है मुहैया कराने की कोशिश करती है। तो सरकार के पास भी ये आंकड़ा होना महत्वपूर्ण है या नहीं है? भाई नियोजन के लिए सरकार को अगर योजनाएं बनानी है तो यह आंकड़ा तो नियोजन के लिए अनिवार्य है या नहीं है? अगर सरकार को पता ही नहीं है कि भाई कितने लोग गरीब हैं तो सरकार कोई भी योजना बनाएगी कैसे, उसको लागू कैसे करेगी, उसके लिए फंडिंग कैसे करेगी? बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कितने लोग आने वाले हैं। अरे जब आपको यही नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं तो आप हॉल कैसे बुक करोगे, केक कैसे मंगाओगे, खाने का इंतजाम कैसे करोगे? भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना पार्टी में कितने लोग आएंगे। जब आपको ये पता है तब आप इंतजाम कर सकते हो उनके हिसाब से। तो ये जानकारी होनी अनिवार्य है, ये जानकारी होनी आवश्यक है। इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें आंकड़ा सही ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। ये आंकड़ा सही होना चाहिए, इस आंकड़े के बारे में सही अनुमान होना चाहिए, यह अनुमान होना आवश्यक है। यह बात समझ लीजिएगा, ठीक है? ये बात स्पष्ट है? तो भाई इतनी सी बात हमने समझी। अब चलिए आपकी पुस्तक पे चलते हैं और देखते हैं आपकी किताब क्या लिखती है। तो आपकी किताब एक चीज को डिफाइन करती है जिसको हम कहते हैं निर्धनता रेखा। तो निर्धनता रेखा क्या होती है? यह आकलन की, निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि या फिर उपभोग स्तरों पर आधारित है। तो निर्धनता रेखा क्या है? यह काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक रेखा नहीं खींची हुई है। यह आय या उपभोग के किसी ऐसे न्यूनतम स्तर को कहते हैं तो अगर व्यक्ति की आय उससे नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं को पूरा करना जो है वो असंभव होगा, ठीक है? तो निर्धनता रेखा क्या होती है? अगर मैं गरीबी रेखा, जिसको हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यह क्या है? निर्धनता रेखा का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई मान लो आप नाप रहे हो आय के आधार पे या फिर उपभोग के आधार पे, इन दो चीजों के आधार पे आमतौर पे नापा जाता है गरीबी को। तो ये क्या है? ये आय या उपभोग, जिस भी चीज के आधार पे आप नाप रहे हो उसका वह न्यूनतम स्तर है। ये क्या है? ये उसका वह न्यूनतम स्तर है जिसके नीचे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। मतलब आप नापने के लिए क्या कर लेते हो? आप ये तय कर लेते हो कि यार इसके नीचे जो है, अगर इससे कम पैसा कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो निश्चित तौर पर गरीब है, ठीक है? देखिए इसको समझिए कि गरीबी का मानदंड या मापदंड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। भाई अगर आप मुकेश अंबानी से पूछेंगे कौन गरीब है, या उनके परिवार के बच्चों से पूछेंगे, चलिए वैसे मुकेश अंबानी भी हमेशा से अमीर रहे हैं, उनके भी पिताजी बहुत अमीर थे, तो मुकेश अंबानी शायद ये भी कह सकते हैं कि अरे जिसके पास सिर्फ एक गाड़ी है वो गरीब है। लेकिन क्या वो सही अर्थों में गरीबी की सही परिभाषा हुई? लेकिन अगर आप किसी एकदम बहुत ही गरीब व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ये कह देगा कि भाई जिसके पास खाने को एक रोटी भी नहीं है वो गरीब है, जिसका पेट भर रहा है वो गरीब नहीं है। तो यार गरीबी की परिभाषा तो अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? आप आमतौर पे ये तय करते हो कि यार किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, ठीक है? इसको हम कहते हैं बास्केट अप्रोच। बास्केट अप्रोच क्या होती है? आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आप कहीं पिकनिक पे जाने के लिए बास्केट तैयार करते हो ना, ऐसे ही आपने एक बास्केट बनाई, ठीक है? इस बास्केट में आप क्या डालते हो कि व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं वो आप इसमें डालते हो। जैसे मान लो भोजन डाल दिया आपने वस्त्र डाल दिए, ठीक है? आपने इलाज डाल दिया, आपने किराया डाल दिया, भाई रहेगा कहीं पर, आपने परिवहन डाल दिया कि काम पर जाएगा व्यक्ति जो है तो बस का किराया देगा, कुछ तो किराया देगा, वगैरह वगैरह, और जो भी चीजें हैं। शिक्षा डाल दी आपने इसमें, ये क्या हो रहा है यार? हाँ, आपने इसमें शिक्षा डाल दी। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं मूलभूत, ये मूलभूत आवश्यकताएं आपने इसमें डाल दी। और आपने क्या किया? अभी आज के दामों से इन सब की कीमत निकाली कि अगर ये बास्केट किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, ठीक है? और मतलब एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, केवल मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बस ये निकल के आता है मान लो 100 रुपए रोज। तो आपकी निर्धनता रेखा क्या हो गई? आपकी निर्धनता रेखा हो गई 100 रुपए रोज, ठीक है भाई? ये बात क्लियर हो गई? ये आप एग्जाम्पल है, ये सही आंकड़ा नहीं है, ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो आपकी निर्धनता रेखा हो गई 100 रुपए रोज। जो भी इसके नीचे है वो निर्धन होगा,
और जो भी इसके ऊपर है वो निर्धन नहीं होगा। यह सरकार का नापने का तरीका है। ठीक है भाई, यह बात स्पष्ट है, यह बात क्लियर हो गई। तो सरकार जो है हमेशा यह प्रयास करेगी कि अपनी योजनाओं में जो इसके नीचे वाले लोग हैं इनको प्राथमिकता देगी। सरकार हमेशा क्या प्रयास करेगी, इन लोगों को जो है अपनी योजनाओं में प्राथमिकता देने की कोशिश करेगी। इनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनको भी लाभ दिया जाएगा, क्योंकि याद रखिए कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अमीर हों। देखिए 100 रुपए रोज अगर किसी भी रेखा को तय करने में एक बड़ी चुनौती आती है। जैसे भाई आपने 100 रुपए रोज निर्धनता रेखा तय कर दी, तो 100 रुपए और उसके नीचे वाला तो गरीब हो गया। मान लो कोई व्यक्ति 101 रुपए कमा रहा है, तो क्या वो बहुत अमीर हो गया क्या? भाई देखा जाए तो जो व्यक्ति 101 रुपए कमा रहा है और जो 99 रुपए कमा रहा है, ज्यादा फर्क थोड़ा ना है दोनों में, 2 ही रुपए रोज का तो फर्क है। लेकिन चूंकि वो रेखा के ऊपर चला गया इसलिए उसको ज्यादा मदद नहीं मिलती। तो याद रखिएगा निर्धनता रेखा के ऊपर वाले वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो निर्धनता रेखा के आसपास है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। निर्धनता रेखा का मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर तो सबका जीवन एकदम अब सही चल रहा है, उन पर तो किसी प्रकार का कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी किताब के बियॉन्ड आपको मैंने बताया है ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। किताब में अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं था। ठीक है, ये समझ में आना लेकिन जरूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। जल्दी से आपकी किताब को भी पढ़ लेते हैं। आखिरकार टारगेट तो हमारा किताब को पढ़ना है। तो प्रत्येक देश क्या है, एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। हर देश के लिए यह मानदंड अलग हो सकता है, मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखा है कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, जबकि भारत में गाड़ी होना विलासिता का प्रतीक है। तो हर देश का अलग अलग होता है, बात तो सही है भाई। इसमें तो मैंने आपको अंबानी वाला एग्जांपल दिया ना कि निर्धनता का मानदंड सबका अलग अलग हो सकता है। ये वो बास्केट अप्रोच को इसने एक्सप्लेन किया है। अलग अलग वस्तुएं जैसे खाद्य, कपड़े, जूते, ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा वगैरह वगैरह, इनकी भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमत से गुणा करके आकलन किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो 100 रुपए बनता है, ठीक है। आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए कि भोजन कितना चाहिए, उसके लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। तो भाई खाना कितना चाहिए व्यक्ति को, इसके लिए आमतौर पे हम ये फॉलो करते हैं मानदंड कि एक कैलोरी की मात्रा हमने तय कर रखी है कि भाई इतनी कैलोरी जिस व्यक्ति को, इतनी कैलोरी के बराबर खाना तो व्यक्ति को रोज का खाना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रखा है, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी वगैरह सब मिलकर इसको पूरा करते हैं। आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति की आवश्यकताएं पर भी कैलोरी बदलती रहती है। भारत में कैलोरी के मानदंड क्या है, इसमें जो खाद्य है आपका भोजन जो है उसके लिए जो कैलोरी के मानदंड है भारत में वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर लोग शारीरिक काम करते हैं, और शहरी क्षेत्र में ये 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। ठीक है, ये आपका कैलोरी का मानदंड है। तो भोजन के लिए माना जाता है कि ऐसा भोजन जिससे व्यक्ति को इतनी कैलोरी रोज मिल जाए, लेकिन वो संतुलित भी हो। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति बहुत सारा रोटी खा गया बस 10, तो उससे कैलोरी मिल गई, ये भी उचित नहीं माना जाता। कैलोरी में अलग अलग प्रकार का वेरिएशन हो, अलग अलग प्रकार की चीजें मिली हो, ताकि व्यक्ति को ठीक से पोषण मिल पाए, ये भी आवश्यक माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये कैलोरी के मानदंड भारत में निर्धारित किए गए हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो 2011-12 का उन्होंने गरीबी रेखा दी है, छोड़ दीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। उस समय बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन अब यार उस बात को, ये डेटा जो है 15 साल पुराना डेटा इन लोगों ने दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रतिमाह। यानी कि तब भी आपको बता देता हूं, उस समय बहुत बड़ा विवाद हुआ था इस पर कि क्या हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह पाया गया कि इन आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह। ठीक है, ये माना गया था गरीबी रेखा। यानी कि अगर एक 5 लोगों का परिवार है और शहरी क्षेत्र में वो 5000 रुपए उस परिवार की आय है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जा रहा था। तो आप सभी सोच सकते हैं यार, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोई 5 लोगों का परिवार अगर 5000 रुपए कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर कैसे है यार। मतलब ये तो मानदंड जो है बहुत ही ज्यादा गलत प्रकार का मानदंड था। बहुत इसको लेके विवाद भी हुआ
और इसके बाद गरीबी के नापने के तरीकों को लेकर बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन वो आपकी इस किताब के बियॉन्ड है। आने वाली किताबों में हम वो पढ़ेंगे। बहुत सारी समितियां हैं गरीबी के मापन के लिए, उन सबको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, 9th क्लास में नहीं है। तो जब हमारे बुक में आएगा तभी पढ़ेंगे, पहले से पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये एक चीज मानी गई, लेकिन ये इसको लेकर बहुत विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा असहमति इसको लेकर जताई गई थी। ये मापन कैसे होता है? आमतौर पे इसका आकलन हर 5 वर्ष पे एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि सैंपल सर्वे द्वारा कराया जाता है। तो एक संगठन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या फिर NSSO। तो ये जो संगठन है, ये एक संगठन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है साहब, ये एक हमारा NSSO नाम का एक संगठन है। ये क्या करता है? हर 5 वर्ष में लगभग एक सर्वे कराता है और उसके आंकड़ों के आधार पे हम ये देखते हैं कि लोग जो है कितना खर्चा कर पा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना उपभोग कर पा रहे हैं, कितना व्यय कर पा रहे हैं, और उसके आधार पर हम गरीबी के मानदंड जो है वो तय करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक भी अपने मानदंड तय करता है। विश्व बैंक ने वैश्विक आधार पर मानदंड तय किए हैं, जैसे $1.9 प्रतिदिन जो है एक मानदंड तय किया है वर्ल्ड बैंक ने कि कोई व्यक्ति जो $1.9 प्रतिदिन से कम खर्च करता है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये मानदंड जो है ये वर्ल्ड बैंक ने भी तय कर रखा है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने जैसे 2011 के PPP के आधार पे $1.9 प्रतिदिन जो व्यक्ति व्यय करता है उसको उन्होंने गरीब माना गया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो भाई ये अभी वो PPP वगैरह आगे बढ़ाएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए कि भाई आप ये मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक भी अपना एक गरीबी रेखा बताता है कि भाई इतना गरीबी रेखा आमतौर पे है, इससे कम कमाई या उपभोग करने वाला व्यक्ति जो है वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निर्धनता के आंकड़ों से। ये आंकड़े हम नहीं देखते क्योंकि बहुत पुराने आंकड़े इस किताब में दिए गए हैं 1900, लेकिन तब भी जनरली एक बार पढ़ लेते हैं। 93-94 में लगभग 45% गरीबी थी। 2004-5 में ये गरीबी का परसेंटेज क्या होता रहता है, ये 2004-5 में ये गरीबी का परसेंटेज जो है ये 2011-12 में गिरकर ये नीचे आ गया, 22% के आसपास पहुंच गया है। ये कहा जा रहा है कि और भी नीचे चला गया है। तो गरीबी निश्चित तौर पे भारत में कम हुई है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप 1991 के बाद की भारत की यात्रा देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे ये पाएंगे कि गरीबी जो है वो उसमें घटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा निर्धनों की कुल संख्या जो है, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं निर्धन जो लोग हैं उनकी कुल संख्या भी 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन तक आ गई है। तो भाई 27 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं इस 2011-12 के आंकड़े के हिसाब से। पहले कुछ कितने लोग थे? 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब थे। तो जनसंख्या बढ़ी है लेकिन निर्धनों की कुल संख्या कम हुई है। तो भारत में निश्चित तौर पर निर्धनता का उन्मूलन जो है वो चल रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि निर्धनता पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये शायद कभी हो भी नहीं पाएगा आसानी से, लेकिन तब भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि निर्धनता का जो एक परसेंटेज है वो गिर रहा है। देखिए यहां पे उन्होंने आंकड़ा भी दिया है, 2018 का आंकड़ा है लेकिन 2011-12 लेटेस्ट है। तो निर्धनता का अनुपात आप यहां देख सकते हैं कि निर्धनता 45% थी 93-94 में, वहां से घट के 22% आ गई है। और करोड़ में अगर आप संख्या देखेंगे तो 40 करोड़ से ऊपर होती थी, अब वो 27 करोड़ पे आ गई है। तो ये आंकड़े के अनुसार भी गिरावट आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब इसमें ये आपको असुरक्षा वाला कॉन्सेप्ट तो पिछले बार मैंने पढ़ा ही दिया कि भाई एकदम स्पष्ट है कि जो लोग सामाजिक तौर पे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, उन लोगों को निर्धनता से भी सबसे कम सुरक्षा है। उन लोगों के निर्धन हो जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो भाई ये जो है आपके कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय अनियत मजदूर परिवार, तो ये सभी लोग जो है ये आपके बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। और देखिए निर्धनता के नीचे के लोगों का भारत में औसत 22 है, लेकिन अनुसूचित जातियों में ये औसत जो है ये 43 है। अनियत मजदूरों में ये औसत 34% है। तो आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भले ही आंकड़े बदल जाएं लेकिन पैटर्न जो है वो लगभग यही रहता है कि भारत का कुल आंकड़ा 22% है। ये भारत का कुल निर्धनता का आंकड़ा है कि 100 में से 22 लोग निर्धन हैं। लेकिन आप अगर अनुसूचित जनजाति पे जाएंगे तो 43 लोग हैं जो निर्धन हैं।
आप अगर अनुसूचित जाति पे जाएंगे तो 29 लोग हैं। जो अनियत कृषि श्रमिक हैं उनमें से 34 लोग हैं जो गरीब हैं, और अनियत जो गैर कृषि श्रमिक हैं, शहरी मजदूर जो है, उनमें से भी 34% लोग जो है वो गरीब हैं। यानी कि आपका जो राष्ट्रीय औसत है उससे ये लोग कहीं ज्यादा नीचे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको मैंने क्या बताया कि आपके जो असुरक्षित वर्ग हैं, कौन कौन से असुरक्षित वर्गों की बात की मैंने? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपके अनियत मजदूर, जो आपके इनफॉर्मल मजदूर हैं, भले ही ये मजदूर जो हैं आपके कृषि के मजदूर हों जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, या फिर गैर कृषि मजदूर हों। भले ये मजदूर जो हैं ये कृषि मजदूर हो या फिर गैर कृषि मजदूर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की ही स्थिति ऐसी है कि ये असुरक्षित वर्ग जो हैं इनमें गरीबी अधिक है। ये असुरक्षित वर्ग जो है आपके समाज में, इनमें गरीबी आपको अधिक देखने को मिलती है। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा गरीबी आपको इन सब समूहों में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। यही हमने उम्मीद भी करी थी कि ऐसा होगा, इसीलिए इनको हम असुरक्षित वर्ग भी कहते हैं। तो आप कई बार देखेंगे कि सरकारें जो हैं इसलिए अपनी योजनाएं जो लाती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग इस बात को लेके एक देश में नाराजगी देखी है मैंने बहुत बार कि यार सरकार अपनी योजनाओं में इन कुछ वर्गों पे ज्यादा फोकस क्यों करती है, क्योंकि किए जाने की जरूरत है। इस बात को समझिए कि आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे वर्ग जिनमें भाई जरूरत से ज्यादा जहां पर समस्या है, बहुत ज्यादा औसत से ज्यादा जहां समस्या है, निश्चित तौर पे वहां पे ध्यान भी औसत से ज्यादा दिया जाएगा। ये बात क्लियर है ना? तो ये आपकी विचारधारा जो है इस मामले को लेकर स्पष्ट होनी चाहिए कि जिनके पास जिन समूहों में समस्या का मात्रा ज्यादा है उन समूहों पर ध्यान भी ज्यादा दिया जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं है। यूपीएससी में आपकी विचारधारा जो है वो समाज कल्याण के तरफ मुड़नी चाहिए। आपकी विचारधारा ये नहीं होनी चाहिए कि सबको किसी को कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए वगैरह। ये आपकी विचारधारा यूपीएससी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी विचारधारा से संकेत ऐसा मिलता है कि आपको देश की वास्तविकताओं की कुछ खास जानकारी है नहीं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? अब जैसे कुछ और वर्ग भी आ जाते हैं, महिलाएं, वृद्ध और बच्चे। ठीक है, तो ये लोग भी जो हैं इनके भाई उपलब्ध, इनको भी संसाधन कम होते हैं। तो आपने देखा होगा सरकारें आमतौर पर इनके लिए भी बहुत तरह की योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, ये सब कहानियां हैं छोटी छोटी, इसको हम छोड़ देते हैं। निर्धनता का वितरण जो है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि भारत में निर्धनता को लेकर एक और बड़ी समस्या निर्धनता से जुड़ी हुई जो आती है वो आती है आर्थिक असमानता की। कि ऐसा नहीं है कि भारत में हर जगह निर्धनता एक जैसी है, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक असमानता देखने को मिलेगी। कुछ लोग निर्धन मिलेंगे, कुछ लोग निर्धन नहीं मिलेंगे, कुछ लोग बहुत धनवान मिलेंगे। भाई हमारे देश में एक अंबानी साहब हैं जिनके बच्चे की शादी पर हमने देखा कितना खर्च किया गया, और हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। मैं यहां पे बिल्कुल भी अंबानी साहब को पर आरोप नहीं लगा रहा, भाई उनका पैसा है, वो जैसे खर्च करना चाहे करें। लेकिन इस देश की आर्थिक विषमता को समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं एक व्यक्ति शायद दुनिया की सबसे भव्य शादी कर सकता है इस देश के अंदर, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो शायद 2 वक्त खाना नहीं खा सकता, भूख से मर जाता है इसी देश के अंदर। तो आर्थिक असमानता भी आपको भारत के अंदर आमतौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो राज्य के अनुसार भी आपको इसमें फर्क देखने को दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें निर्धनता का अनुपात बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल वगैरह राज्य जो हैं, या पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में गरीबी को कम किया गया है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यहां पर इसका भी इन्होंने ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई भारत का औसत गरीबी का ये है 21.9, और ये देखिए केरल, हिमाचल, इन राज्यों में कितनी कम गरीबी है अपेक्षाकृत। वहीं आप अगर बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो औसत से ज्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगी। तो राज्यवार भी जो वितरण है वो असमान आपको देखने को मिलता है। राज्यवार आपको असमान वितरण देखने को मिलता है गरीबी का। ठीक है, और आमतौर पे कौन से राज्य गरीब पाए जाते हैं? उड़ीसा, बिहार, यूपी, एमपी, और कौन से राज्य थे भाई हमारे ग्राफिक में? बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी,
असम। तो ये जो राज्य जो हैं, आमतौर पे ये राज्य जो हैं, ये यहां पाया जाता है कि गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पर अधिक गरीबी आपको देखने को मिलती है। वहीं कुछ राज्य जो है भाई, वहां पर ऐसा आपको गरीबी कम देखने को मिलती है। जैसे दक्षिण भारत के राज्य जैसे हो गए आपके तमिलनाडु हो गया, आंध्र हो गया, यहां पे औद्योगिक विकास हुआ है। पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति के बाद कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ, तो अनेक कारणों से वहां पर गरीबी कम हो गई। लेकिन इन कुछ राज्यों में गरीबी कम नहीं हो पाई है। यहां पर गरीबी की परसेंटेज अब भी काफी ज्यादा है। गरीबी जो है आमतौर पर देश में ज्यादा है। वहीं ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देख सकते हो, $2.15 2017 पीपीपी, ये वर्ल्ड बैंक ने अपना स्टैंडर्ड चेंज किया था। इससे कम प्राप्त करने वाले भाई कौन से देश हैं, कितने देश हैं, कितने लोग ऐसे हैं, भाई इसको आप देख सकते हैं कि इसमें आपके यहां कितने लोग जो हैं वो इससे कम पैसा कमाते हैं, जनसंख्या का हाँ कितना अनुपात है। तो नाइजीरिया आप देख सकते हैं, दुनिया में भी श्रीलंका में केवल 1% है, नाइजीरिया में 30% है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर गरीबी के परसेंटेज भी अलग अलग हो सकता है। तो वैश्विक स्तर पे भी जो गरीबी का वितरण है वो असमान है। ये तो मतलब मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे ये आर्थिक असमानता जो है ये आपको वैश्विक स्तर पे भी देखने को मिलेगी। वैश्विक स्तर पर भी ये उपस्थित है। कुछ देश हैं जहां पर गरीबी नहीं है या बहुत कम गरीबी है, ऐसा तो शायद कोई देश नहीं है जहां गरीबी हो ही ना। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां गरीबी कम है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां गरीबी बहुत ज्यादा है। नाइजीरिया हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, दक्षिण एशिया के देश हो गए, इन देशों ने भी गरीबी कम करी है। नाइजीरिया ने भी गरीबी कम करी है। दक्षिण एशिया के देश जैसे भारत इत्यादि है, हमने भी अपनी गरीबी को कम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब भी हमारे यहां एक औसत से ज्यादा गरीबी है। बहुत बड़ी संख्या में गरीब अभी भी हमारे देशों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। ये आंकड़े बहुत पुराने हैं, 2000 के मतलब थोड़े पुराने आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भाई निर्धनता का एक समस्या आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलो क्या क्या रह गया इसमें, अभी आज हो पाएगा? हो जाएगा, छोटा सा ही है, कर लेंगे। चलिए भाई, तो निर्धनता के कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, निर्धनता के कारण क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक जो फैक्टर इसमें केवल ढंग से बताया हुआ है वो है आर्थिक विकास। कि जब तक हमारे देश में आर्थिक विकास ने गति नहीं पकड़ी, हमारे देश में निर्धनता भी कम नहीं हुई। आजादी के बाद 1950-60 में अगर हमारे देश में 45% गरीबी थी, तो 1980 तक भी 45% गरीबी थी, क्योंकि तब तक हमारे देश में हम आर्थिक विकास पर फोकस नहीं करते थे। 1990 के दशक के बाद जब हमने आर्थिक विकास पर फोकस करना शुरू किया, तो गरीबी में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो गई। और यह हमने साफ तौर पर देखा है कि जब जब आर्थिक विकास बढ़ा है, तब तब हमारे देश में गरीबी घटी है। तो इन दोनों का सीधा सीधा संबंध है। आर्थिक विकास मतलब आपके जीडीपी का आकार बढ़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उससे फर्क क्या पड़ता है? आपके भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ रहा है तो आपकी अर्थव्यवस्था में अवसर बढ़ते हैं, काम करने के मौके बढ़ते हैं, लोग उन कामों को करते हैं, वहां पर उद्योग धंधे चलाते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो आर्थिक विकास का सीधा संबंध यहां पर गरीबी से देखा जाता है। तो 80 का दशक जो है वहां तक हमारे यहां विकास कम था। 80 के दशक तक विकास कम था, इसीलिए गरीबी हमारे यहां कम नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे यहां आर्थिक सुधार हुए, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद विकास हमारे यहां बढ़ा और गरीबी तेजी से घटी। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसीलिए 1980 के पहले का टाइम जो है हम ये मानते हैं कि गरीबी को हटाने में उतना समय हमने गंवा दिया। वो लॉस्ट डिकेड्स माने जाते हैं कि यार इतने सारे वर्ष थे जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते थे गरीबी को हटाने के लिए, लेकिन पर्याप्त कदम हम नहीं उठा पाए, क्योंकि एक जो नीतियां थी सरकारों की उस समय की, वो ये थी कि हम थोड़ी समाजवादी नीतियों में ज्यादा विश्वास रखते थे और हमने उद्योग धंधों का ढंग से विकास नहीं किया। तो एक बड़ा कारण यह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रोजगार के अवसर कम रहे। हरित क्रांति से रोजगार के अवसर मिले, लेकिन सबको मिले नहीं। ठीक है, यह बात क्लियर है। एक थोड़ा सामाजिक आर्थिक कारण भी थे। इसके अलावा क्या हुआ? कृषि पर हमारे यहां अति निर्भरता हमेशा रही है। तो कृषि पर अति निर्भरता से क्या हुआ? उत्पादकता की, देखिए कृषि में उत्पादकता की एक सीमा है।
हरित क्रांति आई तो ठीक है, उत्पादकता बढ़ी, लेकिन तब भी यार कृषि कितने लोगों को रोजगार देगी? एक लिमिट तक ही लोगों को रोजगार दे सकती है। तो कृषि पर अति निर्भरता के कारण लोग जो हैं बेसिकली या तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में लगे रहे, जिससे कुछ खास उनका भला नहीं हुआ, या फिर वो यहां से निकलकर शहरी मजदूर बन गए और शहरी गरीबी का विकास हुआ। आप देखेंगे शहरों में गरीबी कैसे आई, क्योंकि ये जो गांव में जो किसान थे जिनके लिए अब खेती में उतनी आय नहीं रह गई थी, वो अपने गांव छोड़ के शहर आ गए काम धंधा करने के लिए। लेकिन शहरों में भी यार उनके लिए कुछ खास अवसर तो थे नहीं, तो वो लोग शहरों में मजदूर बन गए, शहरों के बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे, और शहरों में भी गरीबी के क्लस्टर का गरीबी का विकास हुआ, जो कि एक शहरी मजदूर जो है, इन्होंने शहरी गरीबी को उदय दिया। एक तरह से शहरी गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से निकल कर आया कि शहरों के अंदर भी अब गरीब लोग आकर रहने लग गए, और क्योंकि ये इतनी खराब दशाओं में रहते थे कि इनका विकास इत्यादि संभव था नहीं, आने वाली पीढ़ियां, जैसा आपको याद है मैंने निर्धनता चक्र समझाया था, उस निर्धनता चक्र में ये लोग फंसे रह गए, उससे बाहर ये लोग कभी निकल नहीं पाए। ये बात क्लियर हो गई, ये बात स्पष्ट है। तो भाई इसके अलावा भारत में जो इसमें बताया गया है कि भाई कृषि में भी लोग अत्यधिक ऋण लेते हैं। इसमें एक ऋण का भी दुष्चक्र है जिसको हम समझ लेते हैं फटाफट। वो ऋण का दुष्चक्र क्या है किसान के लिए, कि भाई कृषि में लागत बहुत ज्यादा है, कृषि में लागत बढ़ गई, लागत के लिए किसान ऋण लेता है, ऋण उसको बैंक इत्यादि देते नहीं थे तो उसको एक निजी साहूकार से लेना पड़ता था जो बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। ठीक है, इस ऋण के बाद जो है इस पर अत्यधिक ब्याज था, और इस ब्याज को चुकाने के लिए उसे जो भी उसकी आय होती थी, भाई मान लीजिए जो उसकी फसल कटी आय गई तो सारी की सारी जो है वो सारी की सारी इस ब्याज में चली गई। तो मान लीजिए ये जो भी आय हुई उसकी आय सारी की सारी ब्याज में चली गई, और उसके कारण एक बार दोबारा उसको ऋण लेना पड़ता था। तो इस ऋण के भी दुष्चक्र से वो कभी निकल नहीं पाया। इस कारण से किसान भी इस देश में गरीब ही रह गए, किसानों की भी आय ज्यादा बढ़ नहीं पाई। ठीक है, सरकारों ने बहुत तरह की योजनाएं चलाई हैं, योजनाएं आप आमतौर पे करंट अफेयर्स में पढ़ते हो। तो इसके लिए उपाय सरकार क्या करती है, दो तरह के उपाय करती है। एक तो होता है आर्थिक समृद्धि बढ़ाना, कि भाई हम आर्थिक विकास को बढ़ा दें, ऐसा कुछ किया जाए जिससे आर्थिक विकास बढ़े। आर्थिक विकास बढ़ेगा तो भाई उससे जो है देश में अपने आप गरीबी कम होगी। और दूसरे होती हैं लक्षित योजनाएं, कि जो गरीब लोग हैं उनको लाभ देने के लिए योजनाएं चलाई जाएं। जैसे नरेगा है कि भाई नरेगा के तहत क्या होता है, सभी को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी एक तरह से सरकार लेती है। तो इस तरह की ये दो चीजें जो हैं, दो तरह की योजनाएं आमतौर पे सरकार चलाती है। आपको अलग अलग प्रकार की योजनाएं इसमें देखने को मिल सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए साहब, तो ये योजनाएं हैं। आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं, इसको एक बार, ये पुराने 1990s की योजनाएं हैं, इनको छोड़ दीजिए, कोई पॉइंट नहीं है इनका। आने वाले समय की चुनौती क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि भविष्य में गरीबी कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सुधार हुए हैं। भाई आर्थिक विकास जो है विकास बढ़ा है, आर्थिक विकास जो है विकास बढ़ा है। ठीक है, और आपके यहां तकनीक आ गई है, बहुत सारी नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं। आपके यहां कृषि में भी विकास हुआ है बहुत तरह का, तो ये सारी चीजें बढ़ी हैं। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए कि गरीबी घटेगी। लेकिन क्या यह गरीबी का घटना हमारे लिए पर्याप्त है? यहां पर वो ये भी कहते हैं लेखक, आपके जो पुस्तक के लेखक है वो ये भी कहते हैं कि हमको एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि क्या गरीबी की जो हमारी अवधारणा है केवल पैसे पे आधारित, क्या यह अवधारणा काफी है? क्या मानव विकास पर, मानव के जीवन के अंदर जो सुविधाएं हैं, भाई तमाम तरह की सुविधाएं, क्या ये उसके मानव विकास पे आधारित नहीं होना चाहिए? मतलब मानव विकास पे आधारित मतलब क्या उस व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है, क्या उस व्यक्ति को स्वास्थ्य मिल रहा है, क्या उसको सुरक्षा मिल रही है, क्या वो जातिवाद से मुक्त है, क्या उसको धर्मनिरपेक्षता मिल रही है, किसी भी धर्म का हो अवसर एक जैसे हैं, क्या ऐसा उसको मिल रहा है, क्या उसको सम्मान मिल रहा है, क्या उसको प्रसन्नता मिल रही है? तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। तो हमें अपने गरीबी की परिभाषा को भी और विस्तृत करना होगा। इस नोट पे ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है, चलिए, तो भाई अभी के लिए इतना ही है। ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया, थोड़ा सा लंबा हुआ लेक्चर हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर जो है हमारा तीसरा अध्याय आज हमने समाप्त किया।
जाते जाते आपको फिर से बता दूं, 31 तारीख को हमारा P2I बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। याद रखिएगा 2025 वाले अभ्यर्थियों के लिए है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 26,000 रुपए में बैच मिल जाएगा। ये वाला प्राइस इग्नोर कर दीजिए, 26,000 में मिल जाएगा और इसमें आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक की। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, एजे लाइव कोड लगा के आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।